चलो आ गए होंगे सब लोग। अब शुरू करें। पता ही है कल हम लोग छोड़ के गए थे कहां से कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उद्भव। और उसमें हम लोगों ने एक सिद्धांत देखा था। क्या? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का क्या है, एक ब्रांच है। तो या उसका एक उपनिवेश था। तो स्थूल स्तर पे तो दिखाई देता है, लेकिन मैंने कहा था कि फिर तुमको बताया कि जब सूक्ष्म स्तर पर उसका अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया का उपनिवेश नहीं है। अब दूसरा देखो, आर्य सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इस सभ्यता का संस्थापक जो हैं वो आर्य हैं, अर्थात इसके भी निर्माता आर्य हैं। तो भाई इनने भी कुछ समानांताएं हमारे सामने में प्रस्तुत की। क्या? पहला, अग्नि पूजा। दूसरा, अश्व का अवशेष। और तीसरा, ऋग्वेद में पूर्व पूर्व शब्द का प्रयोग। ये तीन सिमिलरिटी उनने हमारे सामने में प्रस्तुत किया। ठीक है कि भाई कालीबंगन, लोथल और बनावली में अग्नि पूजा का अवशेष प्राप्त हुआ है। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद में भी अग्नि का बहुत महत्व है। और ऋग्वेद में दूसरा सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि है, जिनको 200 मंत्र समर्पित किए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां भी अग्नि पूजा है, वहां भी है। तो भाई दोनों का धार्मिक रीति रिवाजों में कुछ रीति रिवाज मिल रहा है। फिर दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद में अश्व शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। आर्य लोग घोड़े का प्रयोग करते थे और उसी आधार पर आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया था, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में अश्व का बार बार प्रयोग हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सुरकोतदा से और लोथल से ऋग्वेद अश्व का अवशेष प्राप्त होता है।
सुरकोतदा से हमें घोड़े के जबड़े की हड्डी मिली है, जबकि लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है और मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी के घोड़े की मूर्ति मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी घोड़ा का अवशेष है और ऋग्वेद में तो अश्व शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। तीसरा चीज कि ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुर का मतलब होता है दुर्गीकृत क्षेत्र, अर्थात जो दुर्ग से किले से घिरा हुआ। और आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता के कई नगर दुर्गीकृत नगर के रूप में मिले हैं। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के निर्माता कोई और न होकर आर्य थे। इसी प्रकार ये संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं इतना ही पर्याप्त और ऑथेंटिक स्रोत नहीं माना जाएगा। इसमें कई कमियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि आर्यों का आर्थिक, सामाजिक और सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक सामाजिक जीवन बिल्कुल अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक है, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक है। और हम देखते हैं कि आर्यजन जो हैं उनका पशुपालन और कृषि आधार है आर्थिक जीवन का, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्ण रूपेण व्यापार आधारित मौद्रीकृत सभ्यता है। आर्यन सभ्यता कबीलाई है, जबकि ये नगरीकृत सभ्यता है। इसी प्रकार आर्यों को भाषा का ज्ञान है, लिपि का ज्ञान नहीं है, जबकि सैंधववासी को लिपियों का भी ज्ञान है। तो इतनी विषमताएं हैं दोनों में कि संभव ही नहीं है कि आर्य इस सभ्यता के क्या हो सकते हैं, संस्थापक हो सकते हैं, संभव नहीं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का इसका स्पष्ट अर्थ है कि इस सभ्यता का संस्थापक आर्य भी नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस सभ्यता का संस्थापक द्रविड़, अर्थात दक्षिण भारत के मूल निवासी। अब देखिए इसमें भी इनने कुछ समानताएं लाई। तो इन्होंने सबसे पहले भाषा संबंधी और दूसरा लिंग पूजा, ये दो इन्होंने सिमिलरिटी या समानता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है और बलूचिस्तान की जो ब्रही भाषा है, दोनों की लिपियों में साम्यता है या द्रविड़ लिपियों से साम्यता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं उनसे इनकी साम्यता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मेरा कहना है कि यदि दोनों लिपि एक जैसी है तो तब हम जब द्रविड़ियन लिपि, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सबको पढ़ने में सक्षम हैं, तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में एक भी अक्षर को पढ़ने में सक्षम क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है लिपि के लिखाई में थोड़ी सी साम्यता हो,
लेकिन उसका तात्पर्य एक जैसा नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि द्रविड़ लोग भी लिंग पूजक होते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लिंग पूजक होते थे। लेकिन सिर्फ लिंग पूजा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ियन थे। और यदि द्रविड़ इस सभ्यता के संस्थापक हैं तो फिर द्रविड़ क्षेत्र में एक भी बस्तियां क्यों नहीं मिली हुई है? ये समझने वाली बात है कि द्रविड़ क्षेत्र में अर्थात दक्षिण भारत में एक भी बस्ती हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मिलने नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि द्रविड़ भी इस सभ्यता के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, तो अब द्रविड़ भी नहीं है, मेसोपोटामिया का उपनिवेश भी नहीं है, आर्य भी नहीं है, तो फिर इस सभ्यता का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो देखो कल तुमने देखा, कल तुमने पढ़ा होगा, लिखा होगा पूर्व सभ्यता का सिद्धांत। पूर्व सभ्यता का सिद्धांत, ठीक है। तो पूर्व सभ्यता के सिद्धांत में अर्थात कांस्य सभ्यता के पहले भारत में जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, जैसे बरही की सभ्यता, कायत सभ्यता, हाकरा घाटी सभ्यता, हाकरा घाटी सभ्यता, झूकर संस्कृति, झांकड़ संस्कृति, स्वात की घाटी की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं हैं, ये सारी सभ्यता किसकी है? ये सब की सब ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि वास्तव में अब यहां समझना कि जो हमारी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ताम्र पाषाणिक सभ्यता, कई सभ्यताएं हैं, उसमें मैंने कुछ का नाम लिखा है। वास्तव में ये सभ्यता आपस में मिलके क्या बन गई है? ये बन गई है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। अब आप कहोगे कि ये कैसे बना, तो आप ये मान के चलो कि वास्तव में इन ताम्र पाषाणिक सभ्यता में आवश्यकताओं के कारण आपसी व्यापारिक संबंध हुए। जैसे मान लो आप सब भी कई कई क्षेत्र के लोग बैठे होंगे, अब आपके यहाँ आपको जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज नहीं मिलती है। भाई कोई भौगोलिक क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन का होता है, कोई भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो अयस्क उत्पादन का होता है, कई भौगोलिक क्षेत्र जो होता है
वो सारी खाद्यांश नहीं देता है। भाई चावल होता है, दाल नहीं होता है, दाल होता है तो सब्जी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज भी वही हो रहा है। इसीलिए व्यापार की उत्पत्ति हुई, आवश्यकताओं ने ही व्यापार को जन्म दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, ये क्या करती हैं, ये अपनी आवश्यकताओं को लेकर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करती हैं और यही धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, एक नगरीकृत सभ्यता के रूप में विकसित होती है। अब आप देखिए कि आपने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ रहे हो। अब आप कालक्रम को ध्यान दीजिए। तो जब कालक्रम को ध्यान देंगे तो स्पष्ट तौर पर आपके पकड़ में आएगा कि ये ताम्रपाषाणिक काल जब शुरुआत में आपस में जुड़ रहा है तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, पूर्व हड़प्पा काल। और जब ये पूर्ण व्यापारिक अपने को संतृप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतर गया और पूर्ण नगरीकृत सभ्यता के रूप में विकसित हुई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मध्य हड़प्पा काल। और स्वाभाविक है फिर इसका पतन होगा, और हुआ कैसे हुआ वो हम लोग तो बाद में देखेंगे जब पतन आएंगे। तो इसका तात्पर्य सामान्य रूप से है कि इस सभ्यता को निर्मित करने में किसी बाहरी या विदेशी का हाथ नहीं है, बल्कि ये सभ्यता अपने पूर्वकालिक सभ्यता का विकसित रूप है। क्योंकि इसका दूसरा प्रमाण भी ये जाता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करते हैं, उसमें से जो नरकंकाल की प्राप्ति होती है, आप देखोगे कि उस नरकंकाल में एक से अधिक भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन, इन सारे प्रजाति के लोगों की अस्थियां प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि ये भाई किसी एक प्रजाति के लोगों के द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि अपने पूर्वगामी जो इसकी सभ्यता है, उसमें जो विभिन्न प्रजाति के लोगों ने विभिन्न संस्कृतियों को जन्म दिया था, उन सब ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया है। तो इस सब इतने के बावजूद भी ये हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता एक से अधिक प्रजाति के लोग हैं, मिश्रित प्रजाति के हैं, और ये अपने ही पूर्व सभ्यता का विकसित रूप है। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं, और तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों को पढ़ने में सक्षम ना हो पाए। देखो, क्योंकि हमारे पास इसकी व्याख्या करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही स्रोत है, वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसके आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं। यदि हम इसके लिपियों को पढ़ लें तो फिर हम पुरातत्व में और लिपियों में क्रॉस करके एक सटीक आंसर तक पहुंचे। तो शायद जिस दिन हम इसके लिपि को पढ़ लें, उस दिन हम ये कहने में सक्षम हो जाएंगे कि इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माता कोई विदेशी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, भारत के ही पूर्व सभ्यता के लोगों का विकसित स्वरूप है। तो ये देखो, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन है कि भाई इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, या इसका उद्भव कैसे हुआ, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, इसको पहले लिख लें, तब हम इसकी विशेषताओं में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखा रहे हैं
आप लोग लिखते जाएंगे। शीर्षक बना दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव या उत्पत्ति। लिखिएगा देखो, लिखने की कला भी सीखना। अपने अपने पेज पर चौथाई पेज छोड़ के लिखना, प्लेन पेज पर लिखना, स्पष्ट लिखना, कहाँ पैराग्राफ टूटेगा, कैसे इंट्रोडक्शन बनेगा, कैसे कंक्लूजन होगा, वो सारी चीज सीखना है। मेंस लिखने की ही कला है। यदि आपने सही ढंग से सब कुछ लिखा तो नंबर मिलेगा। यदि आपने सही भी लिखा, यदि राइटिंग स्किल्स के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो फिर नंबर कम हो जाता है। लिखिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा, हम समालोचनात्मक व्याख्या इसकी करते जाएंगे, आप लोग सीखते जाएंगे। लिखिएगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विद्वानों की यह अवधारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसी शताब्दी के तीसरे दशक में पुरातत्ववेदताओं के अन्वेषण से इस धारणा का निराकरण हुआ कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक नहीं सिंधु घाटी सभ्यता है। वैदिक नहीं सिंधु घाटी सभ्यता है। अन्वेषण के उपरांत यह पता चलता है कि यह एक विस्तृत सभ्यता है। विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता के उद्भव एवं विकास के संबंध में भारी मतभेद है। लिख लिए होंगे
ये इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, देखो हम अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिए, क्या बता दिए कि भाई एक विस्तृत सभ्यता तो है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, लेकिन इसके उद्भव और विकास के संबंध में मतभेद है। तो इसी को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब पैराग्राफ तोड़ लीजिएगा, ठीक है, और आगे बढ़िएगा। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता सिंधु सभ्यता से प्राचीनतम थी। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती है। जो इस प्रकार है, दोनों नगरीय सभ्यता थी। दोनों के निवासी, कोमा देते जाना बेटा, दोनों नगरीय सभ्यता थी, कोमा दे देना। दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे का प्रयोग करते थे। दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे का प्रयोग करते थे। दोनों के भवनों में कच्ची तथा पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। दोनों के भवनों में कच्ची तथा पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। दोनों सभ्यता के लोग चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोनों को लिपि का ज्ञान था। अब पूर्ण विराम दे देना। इसी को आधार बनाकर सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया गया। सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया गया। परंतु तथ्यों का यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, तो यह मत तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि
दोनों सभ्यताओं में बाह्य समानता होते हुए भी मौलिक विषमताएं भी हैं। जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मुहरें, आदि में काफी भिन्नताएं थी। सैंधव सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित थी। यह सत्य है कि दोनों ही सभ्यताओं में लिपियों का प्रचलन था। किंतु दोनों ही लिपियां परस्पर भिन्न हैं। सुमेरियन लिपि में कुल 900 अक्षर हैं। सुमेरियन लिपि में कुल 900 अक्षर हैं। और कुछ पढ़ने में हमें सफलता भी मिली है। वहीं सैंधव लिपि में 400 अक्षर है। और पढ़ने में बिल्कुल सफलता नहीं मिली है। इन भिन्नताओं के कारण सभ्यताओं को समान मानना, इन भिन्नताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना उपयुक्त नहीं होगा।